Hello everyone. Now let's continue with the next part of asexual reproduction. Various methods of reproduction in non-chordates and invertebrates. हमने अब तक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, फंजाई और अलगी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा हुआ है. अब देखते हैं कैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स एनिमल किंगडम में भी जो हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखता है तो वो कैसे कैरी आउट होता है. इसका भी रेफरेंस आपको एनिमल किंगडम में मिल जाएगा. एनिमल किंगडम चैप्टर 11 का जो चैप्टर था वहां पर हमने इसको शॉर्ट में डील किया था. हर फाइलम में टाइप मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने थोड़े थोड़े शॉर्ट में देखे थे. वही मेथड्स यहाँ पर थोड़े से मैं फिर से एक जगह कलेक्टिवली बताने की कोशिश कर रहा हूँ. सिलेबस में आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जब आप रीड करेंगे तो शॉर्ट में कुछ 2-3 एग्जांपल होंगे इनमें से, लेकिन बाकी के एग्जांपल्स आपको एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम दिखाई देंगे. सो इसीलिए आपको ये अच्छे से नोट करके रखने. आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो क्योंकि एक साथ एक जगह पर इतने सारे एग्जांपल्स आपको नहीं मिल पाएंगे. और जो कोई भी नए एडिशनल एग्जांपल्स मिलेंगे आपको उनको यहाँ पर नोट करके रखना है, इसमें ऐड करके रखना है. ओके. नाउ जैसे कि हमने बाकी के मेथड्स देखे थे तो उसी तरीके से यहाँ 5 मेथड्स है. देयर आर टोटल 6 मेथड्स. बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, रीजनरेशन, जेम्यूल फॉर्मेशन एंड पार्थेनोजेनेसिस. बर्डिंग हमेशा की तरह बर्डिंग इन हाइड्रा सबसे फेमस है. जैसे बर्डिंग इन यीस्ट हमने देखे थे तो हाइड्रा में भी वैसे ही बर्डिंग होता है. सो हाइड्रा ये जो है सिलेंट्रेट. ओके. सो दिस हाइड्रा इज हैविंग these finger like projections. टेंटेकल्स आर देयर. यहाँ पे माउथ होता है उसको. दैट विद द हेल्प ऑफ टेंटेकल्स इट एनगल्व्स द फूड. इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल बर्ड, अ स्मॉल एक्सटेंशन एट द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट. इसके तो 3 पार्ट में डिवाइड किया अपने. दिस इज 1, 2 एंड 3. सो अपर पार्ट, मिडल पार्ट एंड लोअर थर्ड पार्ट. सो आप लोअर 1/3 पार्ट में यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड जैसा ग्रो होता है. सेल्स वहां के ग्रो के बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं. दैट बर्ड विल ग्रो इन साइज. इट विल ग्रो इन साइज एंड आफ्टर गेनिंग sufficient nutrition it detaches from the main parent and it attaches with the surrounding and it establishes itself as a new organism. तो ये एक छोटा सा बर्ड फॉर्मेशन होगा काफी आसान तरीके से. जैसे हमने यीस्ट में देखा था ऊपर एक छोटा सा एंटीरियर पार्ट पर एक छोटा सा बर्ड जैसे आउटग्रोथ आती है. यहाँ पर लोअर पार्ट में इस तरीके से एक आउटग्रोथ बनते जाती है. उसको टेंटेकल्स आते छोटे छोटे. एक यंग हाइड्रा यहाँ पे तैयार हो जाए. सो बर्डिंग इज मोस्ट कॉमन हियर. इट इज कॉमनली फाउंड इन पोरीफेरन्स लाइक योर स्पॉन्जेस, नाइडेरियंस दैट इज योर सिलेंट्रेट्स. इनमें पूरा हाइड्रा वगैरह आ जाएंगे, साइकॉन, हाइड्रा. तो ये दोनों जो फाइलम है दीज आर द एग्जांपल. दिस जनरली रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. देन फ्रेगमेंटेशन. बॉडी के फ्रेगमेंट्स के टुकड़े हो जाते हैं. बॉडी फ्रेगमेंट्स दे विल एक्ट एज द पार्ट दैट ग्रोज इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म. जैसे कि फिर से स्पॉन्जेस की बात ले लो. स्पॉन्जेस के टुकड़े इधर उधर गिर गए जैसे कि मशरूम्स के होते हैं तो स्पॉन्जेस भी गिरने के बाद उनसे नए स्पॉन्जेस आ जाते हैं. ओके. वर्म्स. देयर आर सम वर्म्स दैट आल्सो प्रोड्यूस न्यू वर्म्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स. देन एनेलिड्स. एनेलिड्स भी अपने अर्थवर्म वगैरह के जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें नॉट अर्थवर्म हियर, उनके बॉडी फ्रैगमेंट से भी नया ऑर्गेनिज्म आ सकता है. बॉडी फ्रैगमेंटेशन. फिशन मींस बॉडी के टुकड़े होना और फिर एक ऑर्गेनिज्म के 2 ऑर्गेनिज्म हो जाना, फिशन होकर टुकड़ा होकर. जैसे कि फ्लैट वर्म्स में होता है. लीवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक ये जो 2 फ्लैट वर्म्स होते हैं दे आर जनरली फाउंड इन लीवर. ब्लड फ्लूक भी जो होता है ब्लड सक करने वाला ऑर्गेनिज्म होता है. सो इट विल ऑल्सो डिवाइड बाय इट विल अंडरगो फिशन. बॉडी के 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर 2 टुकड़ों में से नया ऑर्गेनिज्म आ जाए. ओके. देन रीजनरेशन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन हियर क्योंकि रीजनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इन प्लेनेरिया. आई हैव अंडरलाइन द नेम ऑफ प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज अ फ्लैट वर्म. एकदम ऐसा पत्ती जैसा पतला सा वर्म होता है. ठीक है. दैट फ्लैट वर्म विल बी हियर. इट विल बी प्रेजेंट इन वाटर एंड इट विल व्हेन इट इज कट. जब उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं तो 2 टुकड़े हो जाने के बाद में these are the 2 parts. For example, let's take the example this one. So the anterior part will grow its posterior remaining part and posterior part is capable to produce anterior part. ये बहुत ही यूनिक फीचर है. इसके सेल्स इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट ग्रो हो जाएगा एंटीरियर पार्ट को और एंटीरियर पार्ट विल ग्रो ऑन द पोस्टीरियर पार्ट. मतलब बॉडी का हिस्सा टूटकर जाने के बाद भी उसको फिर से नए पार्ट्स आ जाते हैं.
पार्शियल रीजनरेशन इज ऑल्सो सीन इन लिजार्ड्स, वॉल लिजार्ड, छिपकली होती है जो, इनकी पूंछ वगैरह गिर जाती है, एक्चुअली वो उनका एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है, तो वो उनकी जो पूंछ गिर जाती है, टेल विल बी कट एंड इट विल फॉल डाउन, और फिर एक नई टेल वहां पे कुछ टाइम के बाद फिर से रीजनरेट हो जाती है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल रीजनरेशन, बट इट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रू रीजनरेशन, कंप्लीट रीजनरेशन, क्योंकि यहाँ पर आधे बॉडी पार्ट से बचा हुआ बॉडी पार्ट ग्रो हो सकता है. So this is also one important method. Again, this is asexual reproduction because here only one parent is involved. Don't get confused here. It is, we are studying what? We are studying the types of asexual reproductions. Okay. Then regeneration in Hydra is also famous. Hydra can also regenerate its lost parts. And echinoderms. These are also most important. Echinoderms में कौन कौन आते हैं? Examples आपको याद आ रहे होंगे. देखो, starfish, brittle star, okay, sea urchins, सी कुकुम्बर वगैरह जो ऑर्गेनिजम्स है, देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्पाइनी कैल्केरस स्ट्रक्चर्स बॉडी पर, तो दैट इज द इकाइनोडर्म्स. इकाइनोस मतलब स्पाइन्स, डर्मा मतलब स्किन, तो इसमें आएगा तुम्हारा स्टारफिश. स्टारफिश को भी कैपेसिटी रहती है उसका, एक आधा अगर कोई आर्म टूट गया स्टारफिश का, तो स्टारफिश कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट. अगर ये आर्म टूट गया, सो इट कैन रीजनरेट दिस पार्ट, हेंस इट शोस रीजनरेशन. So these are the four common methods, small methods. Then the two most important are gemule formation and parthenogenesis. ये हमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे. Gemule formation में क्या होता है? What happens in gemule formation? So in gemule formation जो sponges होते हैं, for example sponges. आप sponges, they are having small openings, ostia, a large opening, osculum. ओके, स्पॉन्जेस में क्या होता है? जब पानी होता है, यहाँ पर नॉर्मल वाटर होता है, सो दे ग्रो नॉर्मली, दे डिवाइड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल. ओके, सो व्हेन देयर इज व्हेन द कंडीशन स्टार्ट टू डिटोरिएट, व्हेन द कंडीशन स्टार्ट टू बिकम अनफेवरेबल, जब पानी सूखने लगता है वो जगह का, ओके, ऐसे टाइम पर क्या होगा? पानी कम होते जाएगा धीरे धीरे. पानी कम होने से फिर एक लेवल यहाँ पे आ जाएगी वाटर की, कुछ दिनों के बाद ऐसा आ जाएगा. अब स्पॉन्ज को पता चल जाएगा कि सूखा आने वाला है, ये नदी सूखने वाली है, ये जो एरिया है सूखने वाला है. तो इस टाइम पर वो स्पॉन्ज क्या करता है? जेम्यूल फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है. सबसे पहले तो जो सेल्स होते हैं उसके, दैट सेल्स विल डिवाइड एंड डिवाइड एंड डिवाइड, दे विल प्रोड्यूस स्मॉल आर्कियोसाइट्स. छोटे छोटे उसके बच्चे तैयार होंगे, दे आर कॉल्ड आर्कियोसाइट्स. नोट करके रखो, इंपॉर्टेंट है बेटा. Archaeocytes, and that archaeocytes are then covered within the spongin coat, protein known as spongin, having spines, spicules are there, spiny structures are there. एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार रहता है उसके आजू बाजू पूरा, और फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर, अंदर छोटे छोटे आर्कियोसाइट्स बैठे रहते हैं. ठीक है, सो दिस इज द spiny coat made up of spicules of spongin. काय के स्पिक्यूल्स है? ये कांटे किसके? स्पिक्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज. यहाँ पर एक छोटी सी ओपनिंग होती है, एक ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है जिसमें से पानी अंदर आ सकता, तो जनरली ओपनिंग को अपन नाम देते हैं माइक्रोपाइल. एक छोटी सी ओपनिंग होती है, दैट ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइल. ओके, एंड दिस cyst like structure is formed. ऐसे छोटे से spongy spinous structures are formed. That spiny structure remains there only till water comes. जब तक पानी फिर से नहीं आ जाता वो वैसे ही पड़ा रहता है. उसके अंदर के आर्कियोसाइट्स एकदम छोटे छोटे डॉर्मेंट स्टेज में, स्लीपिंग स्टेज में पड़े हुए रहते. डॉर्मेंट मीन्स नॉट डेड, they are in inactive stage. On getting favorable conditions they get activated. ओके, जब इसमें पानी फिर से एंटर करेगा, जैसे ही पानी एंटर होगा, सो दिस वाटर विल बी एब्सॉर्ब बाय दीज आर्कियोसाइट्स, एंड आर्कियोसाइट्स विल swell, they start to swell, and therefore there will be the rupture of external coat. रप्चर होने से फिर ये सब फूट जाएंगे और फिर उसके अंदर से आर्कियोसाइट्स बाहर निकलेंगे. कैसा निकलते बाहर? वो चिल्लाते हुए. स्कूल छूटने के बाद के बच्चे कैसे निकलते? ये उनके चिल्लाते निकलेंगे वापस, राइट? सो आर्कियोसाइट्स विल कम आउट आफ्टर एक्वायरिंग सफिशिएंट वाटर.
फिर ये आर्कियोसाइट्स दूसरी जगह जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे एंड दे विल डिवाइड एंड दे विल प्रोड्यूस न्यू स्पॉन्ज। ओके, इजी मेथड है। दिस इज कॉल्ड जेम्यूल फॉर्मेशन। ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं जेम्यूल। व्हाट इज जेम्यूल? जेम्यूल इज अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेनी archaeocytes or the cells, reproductive cells, surrounded by a spiny coat or a protective coat. On getting favorable condition, the coat ruptures and the archaeocytes are released that help in establishment of new colonies. Okay, so this is about gemule formation. Then the next one, most important, parthenogenesis. सबसे फेवरेट मेथड है, मेरे को तो बहुत पसंद है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको इसी के ऊपर मिलेंगे। अच्छे से समझ के ले लो एक बार, क्योंकि प्लांट्स में भी फिर से आने वाला है पार्थेनोजेनेसिस। आपको प्रिंसिपल्स इन ऑफ इनहेरिटेंस में भी अपने को फिर से आएगा। हनी बी का इनहेरिटेंस देखना है, वहां पर सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, वहां पर भी काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छे से समझ के ले लेते हैं। सो आई थिंक यू आर क्लियर विथ जेम्यूल फॉर्मेशन। जब तक आपका एक बीट नहीं होता तब तक आप अगले बीट पर जाओ मत, वीडियो पॉज करो, उसको फिर से देखो और फिर आगे के बीट की ओर बढ़ो। Let's now continue with the last part, that is parthenogenesis. ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लो, शॉर्ट में स्टिक पिक ले सकते हैं आप। ओके, यहाँ छोटे छोटे डायग्राम्स में जो निकाला, प्लीज ड्रॉ देम ऑन योर एनसीईआरटी रजिस्टर, जहां पर भी होगा, क्योंकि मुश्किल होगा बेटा अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे तो आप अपना पूरा टाइम लगाओ, पूरा अच्छे से यूटिलाइज करो। ऐसा समझो कि क्लास में ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। सो आई नो वी आर मिसिंग दैट फन, बट please, this is not the time to entertain ourselves, this is the time to study. Okay, so चलो चलते हैं, लास्ट मेथड देखते हैं इसमें, the parthenogenesis। अभी पार्थेनोजेनेसिस क्या आता है? पार्थेनोजेनेसिस मींस, जेनेसिस मतलब तैयार होना, पार्थेनोस मतलब बच्चे, ऑफस्प्रिंग्स। सो पार्थेनोस और जेनेसिस, जेनेसिस मतलब तैयार होना, बच्चे। It is the method of formation of new individuals or offsprings without fertilization. The method of formation of new individuals without fertilization। पहले स्टोरी सुन लो, आज आसान जाएगा तुमको समझने के लिए। क्या होगा, अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या देखे थे? अगर आपको याद आ रहा होगा, लेक्चर 1 में हमने देखा था, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज द यूनिपैरेंटल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली वन पैरेंट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। देयर मे बी और मे नॉट बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, देयर मे बी और मे नॉट बी द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट देयर इज नेवर फ्यूजन ऑफ गैमेट। गैमेट बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते। मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था आई विल डिस्कस इन डिटेल व्हेनेवर द टाइम विल परमिट। तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ऐसी क्यों बनाए थे? देयर मे बी और मे नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, बट देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो पहचान ही है गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइडेंटिफाइड बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मेल फीमेल, एंड देयर फ्यूजन टू फॉर्म जाइगोट। मतलब वहां पे जाइगोट बनना, गैमेट्स बनना सबसे जरूरी है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में गैमेट बनते नहीं ऐसा मत समझो, गैमेट बन भी सकते लेकिन गैमेट की फ्यूजन नहीं होगी। गैमेट बनेंगे लेकिन गैमेट्स की फ्यूजन नहीं होगी। कैसे? तो फॉर एग्जांपल हनी बी की बात करते हैं। हनी बीज में क्या होता है, जो हनी बी में बॉडी होती है, डिप्लॉयड अगर बॉडी रही सो दैट विल बी अ फीमेल, एंड अगर हैप्लॉयड बॉडी है तो वो रहेगा मेल। द सेट ऑफ क्रोमोसोम डिसाइड द सेक्स ऑफ हनी बी। सेट ऑफ क्रोमोसोम्स डिसाइड द सेक्स ऑफ हनी बी। देखो यहां पे सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इफ द egg is having single set of chromosome, if that structure which is going to develop into embryo, that structure is haploid structure, so it will develop into male individual. In honeybee we are studying parthenogenesis in honeybee. अगर वो हैप्लॉइड है तो वो मेल बनेगा, और अगर वो डिप्लॉइड है तो वो फीमेल बनेगा। फीमेल भी दो प्रकार की हो सकती, या तो क्वीन रहेंगी या तो वर्कर रहेंगी, और मेल्स हमेशा ड्रोन्स रहेंगे। वी हैव स्टडीड द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनीबी इन एपीकल्चर। तो यहां पर अगर फीमेल बन रही तो इट मे बिकम अ क्वीन और इट मे बिकम अ वर्कर। अब क्वीन इज द ओनली फर्टाइल फीमेल, इट कैन ले एग्स। वर्कर्स आर स्टेराइल फीमेल्स, दे आर वर्कर्स, एंड ड्रोन्स दे आर फर्टाइल मेल्स। ठीक है, अब जो क्वीन होती है, क्वीन एग्स प्रोड्यूस करेगी, क्वीन विल प्रोड्यूस एग्स,
अच्छा, अब गैमेट्स कैसे बनेंगे? ये डिप्लॉइड सेल है, इसकी बॉडी डिप्लॉइड है। गैमेट बनाने का है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? मियोसिस। हैप्लॉइड गैमेट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिप्लॉइड का हैप्लॉइड करना है तो मियोसिस। तो एक सेल के, एक मदर सेल से 4 फीमेल गैमेट्स बनेंगे। अब ये फीमेल गैमेट्स बन गए। जबकि मेल की बात करो, फॉरगेट दीज वर्कर्स बिकॉज दे आर स्टेराइल। ओके, अब मैं ड्रोन की बात करता हूं। ड्रोन इज हैप्लॉइड। अब उसके गैमेट बनाने के करो मियोसिस, क्या हो जाएगा? n/2, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अपने को फिर अगर उसके गैमेट्स बनाने के तो मेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। इन हनी बी मेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड बॉडी से हैप्लॉइड बनाने का तो माइटोसिस, डिप्लॉइड का हैप्लॉइड करने का तो मियोसिस। हैप्लॉइड टू हैप्लॉइड माइटोसिस, डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड मियोसिस। ये भी गैमेट बन गए। ये स्पर्म्स बन गए फीमेल के, मेल के। These are the sperms, these are the eggs. फ्यूजन करो, ये n फ्यूज होके क्या बनेगा? अरे फ्यूज होके क्या बनेगा? 2n, दैट इज zygote. It is always diploid. और अभी बोला मैंने डिप्लॉइड रहता है तो क्या लेगा? मेल क्या फीमेल? इट विल बी, अरे डिप्लॉइड है तो क्या बनेगा? इट विल बी फीमेल। वो ग्रो होगा, जायगोट की डेवलपमेंट होगी, एम्ब्रियो बनेगा और फिर वो फीमेल हनीबी में कन्वर्ट होगा, आइदर क्वीन और वर्कर। अब फिर मेल्स कैसे तैयार होते? मेल्स भी तो बनने चाहिए ना, बेटे भी तो होना ना। तो मेल्स कैसे तैयार होते? मेल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो कैसे, ये जो है एग्स बने, एग इफ इट इज फर्टिलाइज्ड बाय मेल गैमेट, एग, ध्यान से सुनो, egg if it is fertilized by male gamete it grows into female individual, but sometimes eggs are not fertilized, that unfertilized eggs, कौन से eggs? Unfertilized eggs, they directly develop into males, they directly act as zygote and they directly grow as मेल एम्ब्रियो और उससे मेल्स तैयार हो जाते। ग्रोथ होती उसकी, उसके सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से उसको विंग्स आएंगे, मेल स्ट्रक्चर्स तैयार होंगे एंड इट विल ग्रो इनटू अ मेल इंडिविजुअल बिना फर्टिलाइजेशन के। हाउ, व्हाई, ये सब नेचुरल है। तो इसके लिए ये नेचर में परमिट किया हुआ है। तो नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें इस तरीके से होता है। क्या लाइन बोल रहा है, ध्यान से सुनो। अनफर्टिलाइज्ड एग्स ग्रो इनटू इंडिविजुअल्स, आइदर मेल और फीमेल। यहाँ पे मेल हो रहा है। Okay, so unfertilized eggs directly grow into new individuals, so that process is known as parthenogenesis. Parthenogenesis, what is the process? See the definition. एक बार फिर से देख लो कैसे होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मीन्स द एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड, so that will directly grow into males. हनी बी की बहुत खास बात है, 3 बातें अच्छे से याद रखो। क्या पहली बात? First thing is female produce gametes by meiosis, male produce gametes by mitosis. Female produce gametes by meiosis and male produce gametes by mitosis. दूसरी बात क्या है? Fertilized eggs develop into female. Fertilized eggs develop into female and males are produced from unfertilized eggs. Males are produced from unfertilized egg. यहाँ पे फ्यूजन ही नहीं होती, वो क्वीन के जो एग्स होते वैसे ही पड़े रहते। अगर मेल्स वहां तक पहुंच नहीं पाए तो वो जो अनफर्टिलाइज्ड पड़े वाले एग्स है उनको फिर वो डिपॉजिट कर देती है हनीकॉम्ब में और वहां पे मेल्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जिनका फर्टिलाइजेशन हो गया वो एग्स भी फिर डिपॉजिट हो जाएंगे हनीकॉम्ब में एंड दे विल ग्रो इनटू फीमेल। ओके, तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। Means females are produced by sexual reproduction, but the males are produced by asexual. एक ही पेरेंट से बन रहे, एक अकेली फीमेल बना रहे। मेल की जरूरत है क्या उसको मेल तैयार करने के लिए? नहीं। मतलब देखो एक कितना भारी पॉइंट बनता है पे। ये जो बेटे तैयार हो रहे हैं ये सिर्फ माँ से पैदा हो रहे। बेटे जो तैयार हो रहे हैं दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल मदर, मतलब इन बेटों को बाप नहीं है, बिन बाप के बेटे ये। अरे बिन बाप के बेटे, समझ रहा क्या? मेल्स are without father, males are without father and males cannot have sons. Males
कैन नॉट हैव सन्स। ये देखो ये मेल है, इसको बेटा हो सकता क्या? अरे इसको सिर्फ बेटी हो सकती है क्योंकि इसकी गैमेट फ्यूज हुए तो बेटी बनेगी, फीमेल ही बनेगी, बेटा बनना पसंद। इसका फ्यूज होगा कि फीमेल ही, इससे कभी बेटा तैयार हो सकता क्या? नहीं। मतलब सन्स कैन नॉट हैव फादर्स, फादर्स कैन नॉट हैव सन्स, सन्स कैन नॉट हैव फादर, फादर्स कैन नॉट हैव सन्स। एक ही बात है। अभी नहीं समझ रहा हूँ तो टेंशन मत लो। आई थिंक पेज नंबर 86 ऑफ एनसीईआरटी आप अगर निकाल के देखें, 6 डिटर्मिनेशन इन हनी बी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर अगर आप देखें तो उसमें आपको वहां पर ये सारी लाइन्स मिल जाएंगी कि मेल्स प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस, फीमेल बाय मियोसिस, females are produced by fertilization, males are produced without fertilization, and third thing, sons cannot have fathers and fathers cannot have sons, but they can have grandfathers, they can have grandfathers। हमें बाद में डिस्कस करें। अभी के लिए मुझे बस इतना बताना है, जब एक अकेले पेरेंट से अगर बच्चे तैयार हो सकते तो उसको बोलने का, अगर एक अकेले पेरेंट से बच्चे तैयार हो सकते तो दिस इज पार्थेनोजेनेसिस। अब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों माना गया है? तुम बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो गैमेट्स बन रहे हैं, यहाँ पे तो गैमेट्स तैयार हो रहे हैं, बराबर है ना? इसके मेल फीमेल के गैमेट्स है, एग्स है, अनफर्टिलाइज्ड है, एग्स है, इसके भी स्पर्म्स है, गैमेट्स तो बन रहे हैं, लेकिन गैमेट्स की फ्यूजन हो रही है क्या? फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेल्स। ये वाला भूल जाओ, वी हैव टू फोकस ऑन दिस पॉइंट ओनली। मेल्स बनाने के लिए हमें गैमेट की फ्यूजन करनी जरूरी नहीं है। मींस दिस इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज गैमेट्स आर दो formed but the gametes do not fuse, gametes do not fuse here, so gametes से ही बन रहा है लेकिन gametes का fertilization नहीं होता। so therefore parthenogenesis is the formation of individuals from female gamete without fertilization by male gamete। सीधी definition, formation of individuals from female gamete without fertilization by male gamete, that is sperm। इसके भी कई प्रकार हो सकते हैं, ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में दिखता है। मैंने आपको हनी बी का एग्जांपल लेकर बताया, फिर से देखो चाहे तो ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमें इसके 3 छोटे छोटे सिंपल डेफिनेशंस भी याद रखने आपको। अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हनी बी के जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स है उनसे क्या तैयार हो रहे हैं? मेल्स। अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ हनी बी ग्रो इनटू मेल्स। हमेशा मेल बनेंगे, फीमेल बन ही नहीं सकती अनफर्टिलाइज्ड एग से। फीमेल बनाने के लिए कैसे एग्स लगेंगे? फर्टिलाइज्ड एग्स। ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑलवेज ग्रो इनटू मेल्स। तो जब हमेशा मेल ऑफस्प्रिंग्स तैयार होंगे अनफर्टिलाइज्ड एग से, दैट पार्थेनोजेनेसिस इज नोन एज अरिनोटोकी। अरिनोटोकी, दैट इज ऑल मेल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। फॉर एग्जांपल इन हनी बी, फॉर एग्जांपल इन हनी बी। जबकि कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा होता है जैसे कि रॉक लिजार्ड वगैरह में आपको दिखाया आप एग्जांपल रॉक लिजार्ड, उसमें क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू फीमेल, अनफर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू फीमेल, ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। इट इज कॉल्ड थेलिटोकी या थिलाइटोकी, थेलिटोकी या थिलाइटोकी। और इनोटोकी में मेल्स बनेंगे, थिलाइटोकी में फीमेल्स बनेंगे। और अगर दोनों मिक्स बन रहे, कभी कुछ मेल बन रहे इनमें से अनफर्टिलाइज्ड से, कुछ मेल्स बन जा रहे, कुछ फीमेल्स बन जा रहे, कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी बन रहा, डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिपेंडिंग अपॉन पीएच, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, ये भी बहुत असर करता है यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन में। वी हैव टू स्टडी दैट सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। बट अगर कुछ फिक्स नहीं है कि क्या बन रहा है, एम्फीटोकी, एम्फी मतलब दोनों, एम्फीबियंस, राइट? सो एम्फी मतलब both male and female offsprings can be produced from unfertilized eggs, as in case of some aphids। aphids जो कीड़े याद है कि अपन ने बायो कंट्रोल मेथड्स में देखे थे, क्रिकेट्स, कैटरपिलर्स, एफिड्स। तो उन एफिड्स में क्या होता है, कीड़ों में छोटे छोटे मेल फीमेल कुछ भी बन सकता है, एम्फीटोकी। अनफर्टिलाइज्ड एग्स कैन ग्रो इनटू मेल और फीमेल, एनी इंडिविजुअल। तो इस तरीके से कुछ टाइप से पार्थेनोजेनेसिस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। प्लांट्स में भी दिखाई देती है, उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। एनिमल में अपन उसको पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे और प्लांट्स में अपन उसको पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। ओके, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड्स, सीडलेस फ्रूट्स। आपने थॉमसन वैरायटी ऑफ ग्रेप्स सुने होंगे ना, तो वो जो है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, सीडलेस वैरायटी, इट इज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। यहाँ पे पार्थेनोजेनेटिक ऑर्गेनिज्म, तो ये पार्थेनोजेनेसिस के एग्जांपल हनी बी, रॉक लिजार्ड, एफिड्स, अर्थवर्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है। रोटीफर्स, रोटीफर्स मतलब वापस से तुम्हारे वो सी कुकुम्बर वगैरह उसमें आ जाएंगे।
वॉल लिजार्ड, तुम्हारे कुछ लिजार्ड रहेंगे। ये वॉल लिजार्ड अपने घर वाले नहीं, कुछ और जंगल में भी तो रहते हैं बाकी के लिजार्ड, उस तरीके के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये मेथड अपने को दिखाई दे। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो अच्छे से करो पार्थेनोजेनेसिस। आई थिंक यू आर ऑलमोस्ट क्लियर। कोई भी डाउट रहा तो मुझे पर्सनली मैसेज या कॉल करके मुझे उसके बारे में आप पूछ सकते। सो यहाँ हम रुकते। अभी अगला जो बीट रहेगा रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। वी विल सी इट इन नेक्स्ट वीडियो।